हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईसीएसई मेड इजी। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। चैप्टर फोर्स का लेक्चर 2, चैप्टर नंबर 1 फोर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और आगे की बातों को जानने वाले हैं, बट पहले मैं आपको लास्ट क्लास का एक रिकैप दे देता हूँ, एक छोटा सा। हमने लास्ट क्लास में जाना कि टॉर्क क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने जाना कि टॉर्क क्या होता है। मैं आपको हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि लाइक एक कनेक्शन हो जाए। आप टॉपिक को समझ लीजिए, टॉर्क क्या होता है। दूसरी चीज़ हमने जानी कि टॉर्क के डेफिनेशन को हमने समझा, पहला चीज़। और इसी में हमने समझा कि टॉर्क को के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, टॉर्क के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉर्क। तीसरी चीज़ जो हमने समझी वो थी कि ये डिपेंड किस पे करता है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। अगर आप सभी को ये चीज़ें याद हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों का सिंपल मतलब है इफेक्ट ऑफ टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, magnitude of force and perpendicular distance between line of action of force, line of action of force of wait line of action of force and pivot। इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने समझा। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले, ये तो पहले की बात हो गई, आज के इस लेक्चर में हम कुछ और भी आगे के इन डेप्थ चीज़ों को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज़ हमने बोला टॉर्क, हमने कल बोला था टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। अभी तो इसमें तो कुछ यही नहीं है कि हाँ नहीं है चाहे है, टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो, या जिसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट बता सके, या जिस चीज़ से हमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट मिले। तो फिजिक्स में टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स इट। जब ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी तो क्या इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। ज़रूरी नहीं है सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट हो, बट जनरली होती है। जनरली फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट होती है। अभी हम यही लेके चलेंगे कि होती है। टॉर्क का यूनिट निकालना है। हमने बोला था टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ओ पी इंटू पी एफ, और इसको एक साथ रखा था। यहाँ से ये तो हमें पता था, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये ओपी इंटू पी एफ क्या था, तो ये हमारा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइप, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवट। हमने ये बोला था कि टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क का वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवट। जैसे ही हमने ये बात बोली तो क्या यहां से अब यूनिट निकालना हमारे लिए आसान नहीं हो गया? क्या अब हम ये कह सकते हैं टॉर्क की जो यूनिट होगी, टॉर्क की जो यूनिट होगी, यूनिट जो होगी हमारी टॉर्क की, क्या वो यूनिट ऑफ, मैं फोर्स को एफ से लिख रहा हूँ, क्या वो यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ दिस टोटल, इस टोटल में इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, डिस्टेंस, तो मैं सीधे लिख लूँ डिस्टेंस के बराबर होगी। जैसे ही मैंने ये बात बोल दी तो क्या फोर्स की यूनिट हमें ऐसा यूनिट पता है, न्यूटन, इनटू डिस्टेंस की मीटर। क्या हमारा टॉर्क का ऐसा यूनिट आ गया, न्यूटन मीटर। सिंपल बात में काम खत्म। बस आप फिजिक्स को रिलेट करिए, दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए, रिलेट कीजिए। कभी भी रटना नहीं है फिजिक्स को, कॉन्सेप्ट को समझिए। टॉर्क, न्यूटन मीटर। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत कॉमन है कि हमने तो बोल दिया कि टॉर्क का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन कई बार जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हमें ऐसा यूनिट में ही क्वेश्चंस दिए हों। या क्वेश्चन ही छोड़िए ना, जरूरी तो नहीं, अगर आप आगे भी फोर्स को समझने का कोशिश करें, चाहे आप 10th ही
को ले लीजिए, 10th के आगे 11 12th के आगे आप कुछ भी पढ़ें और आपको उसमें फोर्स की ज़रूरत है, तो ज़रूरी तो नहीं है हर बार आपको फोर्स न्यूटन में ही मिले। आपको कई बार फोर्स की अलग अलग चीज़ें, कई बार आपको फोर्स की अलग अलग यूनिट्स भी मिल सकती हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल सकती हैं। तो इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अब हम इसे सीजीएस में कन्वर्ट करके देखें। सीजीएस आई होप आप लोगों को पता हो, बट मैं भी आपको बता देता हूँ। सीजीएस भी एक काइंड ऑफ यूनिट सिस्टम होता है, जैसे ऐसा यूनिट सिस्टम होता है वैसे ही सीजीएस भी एक यूनिट सिस्टम होता है। तो हमें एक बात तो क्लास 9th में ही पता चल गई थी कि फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन, और डिस्टेंस का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो टॉर्क का सीजीएस यूनिट में जो भी यूनिट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात, क्लास 9th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उस क्लास में पहला चैप्टर होता था मेजरमेंट। उस क्लास में पहला चैप्टर था मेजरमेंट। उस चैप्टर में एक बात लिखी हुई थी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव मैग्नीट्यूड, शुड हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, ये बात लिखी हुई थी। यहाँ तो हमें डाइन एक यूनिट दिख गई, यूनिट मतलब जिसमें आप मेजर कर सकें, डाइन एक यूनिट दिख गई, सेंटीमीटर एक यूनिट दिख गई, बट क्या हमें मैग्नीट्यूड यहाँ से मिला? नहीं मिला। अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर टॉर्क का वन टॉर्क, जैसे मैं वन टॉर्क बोल देता हूँ, ऐसा कुछ चीज होता नहीं है बट मैं बोल दे रहा हूँ वन टॉर्क, वन टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? न्यूटन मीटर में तो मैं बोल देता था सीधे 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 टॉर्क, लेकिन क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 9 सेंटीमीटर? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? क्या ये करेक्ट है? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं, बट बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने ये पार्ट देखा और जैसे ही मैंने ये पार्ट देखा, ये इन दोनों यूनिट को देखा, तो क्या हमने ये जाना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन? क्या हमने ये बात जानी है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन? और क्या हमने ये भी जाना है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 और 100 सेंटीमीटर? क्या हम सभी इस बात से एग्री कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 10 पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर? यहां से अगर मैं टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या वो ये आ जाएगी? न्यूटन की जगह मैं सीजीएस में डाइन रख देता हूं तो 10 पावर 5 डाइन। यहां हमें इस चीज की मैग्नीट्यूड भी मिल गई जो नहीं थी पिछले पिछले बार, इन टू, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर, मीटर की जगह 1 मीटर की जगह मैं क्या 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिख दूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकता हूं मैं 10 पावर 2 सेंटीमीटर। यहां से क्या टॉर्क की वैल्यू आ गई? टॉर्क की वैल्यू सीजीएस में आ गई 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। 10 की पावर्स को एक जगह अगर मैं कर लेता हूं तो चूंकि बेस सेम है तो क्या पावर्स ऐड हो जाएंगी? तो 10 पावर 7 आ जाएगी, 5 + 2 7, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ये डिराइव कैसे हुआ ये हमें तो समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब हम एक बात आपको मैं सोचने के लिए बोलूंगा कि आप एक बात सोचिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है या फिर इंटरनल कॉज है? मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे ही मैंने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या ये ऑप्शन ए है हमारा इंटरनल कॉज, इंटरनल कॉज, ऑप्शन बी है हमारा एक्सटर्नल कॉज। तो क्या है ये? आई मीन आप रिलेट करके देखिएगा, बहुत आसान चीज़ है, मैंने लास्ट क्लास इस चीज़ के बारे में बताया था। आप सोचिए, आप इस चीज़ को सोच कर देखिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या एक इंटरनल कॉज है या फिर एक्सटर्नल कॉज है?
तो आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स, सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स। अब जैसे ही मैंने लिखा फोर्स, तो क्या बचपन से हम सीखते आ रहे हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, force is an external cause, that means moment of force is an external cause, that means moment of force is an external cause। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? हमने कैसे बोला मोमेंट ऑफ फोर्स को एक एक्सटर्नल कॉज, वो इंटरनल क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और जैसे ही मैंने बोला इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। कभी भी वो इंटरनली नहीं होगी, कभी वो बॉडी का प्रॉपर्टी नहीं होगा, मैं बाहर से उसे लगाऊंगा या बाहर से कुछ ऐसा कंडीशन दूंगा जिसके चलते बॉडी उस तरीके से बिहेव करे, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। मोमेंट ऑफ फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, सिंपल सी बात। अब आप बोलिएगा मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, बट लॉजिक अब समझ में आएगा। जैसे ही मैंने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, तो क्या मुझे ये समझ में आ गया कि 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 इसे चेंज किया जा सकता है। अगर कोई बॉडी का फिजिकल अगर कोई बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एक आयरन का रॉड है जो यूनिफॉर्म मास का है, मतलब जितना मास यहाँ है उतना ही मास यहाँ है, उतना ही मास, यूनिफॉर्म मास है, और इसका टोटल वेट है 10 kg। मैं इस वेट नहीं बोलूंगा, इसका मास है 10 kg, सॉरी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मैं इस 10 kg के मास को चेंज कर दूं, मास बदल जाएगा, मास 10 kg से 12 kg हो जाएगा? क्या ये कभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। 10 kg से ये मास 12 kg कभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स तो एक एक्सटर्नल कॉज था, ये एक्सटर्नली हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमें ये बात पता चली कि हम इसे एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे? मैंने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं। सवाल उठता है कैसे? अगर मुझे चेंज करना है तो कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, कैसे? बिग क्वेश्चन मार्क्स। दो तरीके हैं। मैंने कल की क्लास में क्या बताया था? फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स, या मोमेंट ऑफ फोर्स भी छोड़ दीजिए, टॉर्क लिख लेते हैं हम। रुकिए, टॉर्क, टॉर्क इज अ वेक्टर। मैं कल की क्लास में इतना बेसिक पे इसलिए मैंने ध्यान दिया था क्योंकि मुझे ये पढ़ाना था। टॉर्क इज अ वेक्टर। जैसे ही मैंने बोला टॉर्क एक वेक्टर है, तो टॉर्क को बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड बदला जाए पहला मैग्नीट्यूड बदला जाए, या दूसरा डायरेक्शन बदली जाए, या दूसरा डायरेक्शन बदली जाए। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ फोर्स बदला कैसे जाएगा, या तो मैं उसका मैग्नीट्यूड बदल दूं, या तो मैं उसका डायरेक्शन बदल दूं, या तो मैं उसका डायरेक्शन बदल दूं। दोनों में से मैं किसी भी एक चीज को चेंज करूंगा तो टॉर्क की वैल्यू बदल जाएगी। अब मैं इस चीज को आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी तो मैंने जस्ट एक बात बताई, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, इससे मैं प्रूव करके आपको अब दिखाता हूँ। अब आपको लगेगा फिजिक्स फिजिक्स है। रियल लाइफ एग्जांपल, एक डब्बा, एक सिंपल वेट 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 इस चीज को मैं और अच्छे से बना देता हूँ। वेट, इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वेट 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 वेट, यहाँ से वेट वेट वेट, कहाँ गई यार? ये रहा, यस। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे वे में समझते हैं। मैंने बोला मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से किसी भी एक चीज़ को मुझे बदलना है। ये एक ये एक बॉल है, ये एक बॉल है जो कि पाइवोटेड है। अब आप सोचिएगा बॉल कैसे पाइवोटेड है, तो आप इमेजिन करिए कि एक बॉल है और वो अंदर से खोखला एक प्लेट है, बेसिकली एक प्लेट है। और जैसे आपने स्टेयरिंग देखा है उसी तरीके का एक प्लेट है, और प्लेट के अंदर एक छेद करके मैंने एक एक रस्सी निकाल दी है वहां से,
और वो वहां उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पाइवोटेड है। अब मुझे अब मुझे ये देखना है ये देखना है कि मैं टॉर्क कैसे बदलूं। टॉर्क क्यों? टॉर्क को और अच्छे वे में हम बोल सकते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को कैसे बदलूं। सिंपल सी बात, दो तरीका, या तो मैं फोर्स बदल दूं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल दूं। कुछ भी कर सकता हूं मैं मुझे अगर टॉर्क बदलना है तो या तो मैं फोर्स बदल दूं या तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल दूं। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अब इस एग्जांपल में आप समझिएगा मैंने उतना फोकस क्यों किया था उस लाइन पे। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवट। मैंने यहां से एक फोर्स लगाया, ये एक पर्टिकुलर लाइन पे, यहाँ पे रेस्ट, ये पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से प्लेन पे ये है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं हमने यहां से एक फोर्स लगाया, देखिए मैंने यहां से एक फोर्स लगाया, ठीक है। अब देखिए अब देखिए मुझे मुझे टॉर्क की टॉर्क मेरा कहाँ से होगा? टॉर्क का वैल्यू मेरा क्या होगा? ये ओ है, ये पी है, ये एफ है। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ से आ गया एफ इंटू ओ पी इंटू पी एफ। ये मेरा टॉर्क का वैल्यू आ गया। ये मेरा केस वन हो गया, ये मेरा केस वन हो गया। अब आप सेकंड केस देखिए, आपको समझ में आएगा सेकंड केस के थ्रू। अब आप सेकंड केस देखिए, मैंने अगेन वही काम किया, एक सर्कल लिया, अगेन एक वही छेद किया हुआ प्लेट लिया, उसमें रस्सी फंसाई, पाइवट बनाया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर उसे, सॉरी ये तो गलत हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर उसे रख दिया। अगेन मैंने फोर्स यहाँ से लगाया, बट यहाँ पे अगर मैंने फोर्स F1 का लगाया था तो यहाँ का जो मेरा फोर्स था जो कि F2 होगा, जो कि यहाँ का फोर्स जो कि F2 होगा, वो मान लेते हैं 2F1 है। मैं मान लेता हूँ कि ये 2F1 है। मैं मान लेता हूँ कि जो F2 है वो मैंने 2 इंटू F1 का लगाया, मतलब अगर ये F1 4 न्यूटन था तो मैंने 2F1 मतलब कि F2 जो होगा मेरा वो 8 न्यूटन हो गया। ये मान के चलते हैं से, ये मैं मान लिया मैंने। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मैं अगर इसका फॉर्मूला बनाने जाऊँ, केस 2 का अगर मैं फॉर्मूला बनाने जाऊँ तो क्या वो ये आ जाएगा? F1 की जगह अगर मैं लिख दूँ, F2 के जगह 2F1 अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या वो ये आ जाएगा 2F1 OP इंटू पी एफ, 2F1 ओ ये पी ए OP इंटू पी एफ। बाकी सारे कंडीशंस को अगर मैं सेम रखूं, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं F1 इंटू ओ पी इंटू पी एफ, जो कि मेरा पहला केस में टॉर्क था, यानी जो मेरा T1 था, और जो मेरा T2 है वो जो कि है 2F1 इंटू ओ पी इंटू पी एफ। अगर मैं इसका एक रेशियो सिंपल ले लेता हूं तो क्या T1 बाई T2 F1 बाई 2F1 ओ पी इंटू पी एफ, और यहाँ भी सेम चीज ओ पी इंटू पी एफ हो जाएगी। ये दोनों सेम क्वांटिटी कट गई, F1 कट गया, तो यानी क्या T1 बाई T2 की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। यहां से क्या आपको ये फील आ गया कि फोर्स को मैंने चेंज किया तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी चेंज हुआ। यहां मैंने फोर्स की वैल्यू को चेंज किया तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स जो कि टॉर्क था वो भी चेंज हो गया। मैंने क्या बताया था? फोर्स को चेंज करने का, टॉर्क को चेंज करने का दो तरीका हो सकता है, या तो मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज करूं, या तो या तो या तो मैं फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करूं, सॉरी उसके ये मैग्नीट्यूड ने डायरेक्शन को चेंज करूं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले पार्ट को मैं चेंज करूं। एक और केस लेते हैं इस बार, सेकंड सेकंड फैक्टर को समझाने के लिए। केस 2, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, अगेन मैं एक सर्कल लूँगा, एक सर्कल लूँगा।
एक सर्कल लिया मैंने सेम काम किया, एक F1 लगाया। इस बार जो मेरा पाइवट था, इस बार जो मेरा पाइवट था वो वाला उस पाइवट को मैंने यहाँ बीच में ही रखा, सेम काम किया। यहाँ से मेरी टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? अभी तक तो आप क्लियर हो गए होंगे। F1 ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ को लेकर कि F1 OP इंटू पी एफ। यहाँ तक तो बातें क्लियर है, यहाँ तक तो सिंपल सी बातें चल रही हैं। अब मैंने क्या किया, केस 2 ले लिया। अब मैंने क्या किया, केस 2 ले लिया। अब मैंने क्या किया, केस 2 ले लिया। केस 2 में हमने क्या किया, केस 2 में सर्कल वही सेम शेप का है, सर्कल वही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी वही है, लेकिन फोर्स भी वही है। जो F1 था F2 है, यहां हम कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2। अब मैंने क्या किया, इस पाइवट को जो कि यहाँ पे था पिछली बार, यहाँ पे मैंने इस पाइवट को हटाकर, पाइवट को यहाँ से मैं इस पाइवट को हटाकर मैंने इस पाइवट को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो क्या मैं अब यहाँ से इस पार्ट से ये बोल सकता हूँ, ये O है मेरा अगेन पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी P, और ये तो PF है ही। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से भी अगेन वही चीज़ बोलूँगा, T2 इज इक्वल टू F2 OP इंटू पी एफ। लेकिन अगर मैं पिछले बार OP की वैल्यू को देखूं, क्योंकि PF का मेरा जो डिस्टेंस है, जो मेरा P और F का जो डिस्टेंस है, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो रहा है यहाँ से लेके ये पूरा लाइन और ये पूरा यहाँ तक। तो अगर मैं देखूं केस 1 में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एफ से लेकर पी तक, पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट पी तक, पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट पी तक सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। मतलब चेंज कहाँ है, ओपी के डिस्टेंस में। ओपी के डिस्टेंस में आप यहां देख सकते हैं। अगर मैं इसे सेंटर कंसिडर, जब भी आपको कुछ लिखा हुआ ना मिले, आपने मैथ्स में अभी तक पढ़ा होगा बट मैं क्लियर कट बात बता देता हूं, जब भी आपको कोई सर्कल मिले, उसके सेंटर का नाम नहीं है तो आप उसे ओ मान लीजिए। अगर ओ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसे आप सेंटर मान लीजिए। दैट्स इट, ये कन्वेंशन है। मैंने मान लिया ये सेंटर है, यानी कि ओपी क्या है, रेडियस के बराबर है। यहां से दिख रहा है ओपी मेरा रेडियस के बराबर। मैंने क्या किया, और इस केस में क्या मेरा ओपी 2 इंटू रेडियस है, ओपी मेरा ओपी 1 जो था ये मेरा ओपी 1 है। और ये अगर मैं देखूं ओपी टू क्या मेरा 2 इंटू ओपी 1 है, क्या मेरा ओपी 2 इंटू ओपी 1 है? क्या मैं यहां से बोल सकता हूं इस चीज को कि हमारा ओपी 1, वेट 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 वेट, ओपी 2 जो है वो मेरा 2 इंटू ओपी 1 है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, चूंकि मेरा ओपी 1 जो है वो मेरा रेडियस है अगर सर्कल का। ओपी, मैं अगर ये बोल देता हूँ कि ओपी इज इक्वल टू रेडियस, ओपी 1 इज द रेडियस, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ओपी टू, वेट 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 वेट, ओपी टू इज इक्वल टू डायमीटर? बिल्कुल बोल सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा वैल्यू। अब मैं अगर फोर्स को कंपेयर करूँ, टी वन इज इक्वल टू एफ वन ओ पी इंटू पी एफ, ठीक है, ओ पी वन इंटू पी एफ डिवाइडेड बाई टी टू। अगर मैं एक रेशियो लूँ, एफ टू मेरा एफ वन के बराबर है, एफ टू मेरा एफ वन के बराबर है, तो मैं यहाँ एफ वन ही रखता हूँ, एफ वन ओ पी टू, यानी कि 2 इंटू ओ पी वन इंटू पी एफ मेरा सेम है, पी एफ कट गया, एफ वन कट गया। तो क्या यहां से अगेन वही चीज हो गया, मैंने जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाली पार्ट नहीं, ये वाला नहीं, 1/2,
जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया, क्या हमें ये देखने मिल गया कि जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज्यादा टॉर्क। सिंपल सी बात। यहां से क्या आपको ये चीज की फील आ गई कि फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे एक्ट करता है बॉडी पे, उसे चेंज कैसे कर सकते हैं? यानी कि अगर मैं बोलूं कि मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज करना है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फिजिक्स की भाषा में, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल दूं। जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदलूंगा, क्या मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा पीएफ है। जैसे ही पीएफ बदलेगा, क्या टॉर्क की वैल्यू बदलेगी? बस। या दूसरा बात मैं अगर ये बोलना चाहूं कि मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही बदल दूं, तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, अगर मैं F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, अगर मैं F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो क्या मैं F1 को अगर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, क्या मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। क्या यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा? यहाँ जैसे ही माइनस का साइन आया, उसका क्या मतलब ये हो जाएगा कि मेरा जो टॉर्क है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि वेक्टर में प्लस और माइनस, एक चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट वेट वेट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको 11th-12th तक काम देगा। जब आप 11th में आइएगा, जब आप वेक्टर पढ़िएगा 11th में, तब भी आपको काम देगा। स्केलर में प्लस माइनस जो होता है, वो उसकी मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में। लेकिन किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो उसके डायरेक्शन को बताता है। यहां से वेज टू चेंज टॉर्क, आपका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ टू चेंज टॉर्क, आंसर आपका क्लियर है। टॉर्क कैसे बदलें? सिंपल भाषा में आप हिंदी में सोच कर देखिए, टॉर्क कैसे बदलें। सिंपल सी बात, मेरे पास F इंटू ओपी इंटू पी एफ है, मैं इसमें से कुछ भी बदलूंगा तो टॉर्क बदल जाएगा, चाहे वो इसका डायरेक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वो इसका मैग्नीट्यूड ही क्यों ना हो। क्योंकि ओपी और पीएफ का तो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ओपी और पीएफ का तो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है। फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो मैं तीन तरीके से फोर्स को चेंज कर सकता हूँ। मेरा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने आपको दिखाया कैसे। जैसे ही मैं ये करूंगा तो पीएफ की वैल्यू बदल जाएगी, पीएफ बदलेगा, मेरा टॉर्क बदल जाएगा। एप्लीकेशन, सॉरी, वेट वेट वेट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन सारे तरीकों से मैं बदल सकता हूं, मैं फोर्स को बदल सकता हूं। इतनी सी बात, इतनी सी बात। यानी कि हमें दो चीजें तो आज क्लियर हो गई कि मोमेंट ऑफ फोर्स को मैं बदल कैसे सकता हूँ। आपको आई होप फील आ गया होगा कि मैं कैसे बदल सकता हूँ विद द कॉन्सेप्ट, विद द कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने जो भी आपको करके दिखाया है, मैंने वो सारी चीज़ों का मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दिया। मैंने क्या दिया है आपको? उन सारी चीज़ों का मैथमेटिकल प्रूफ दिया है मैंने। जब आप मैथ्स को रिलेट करिएगा अपने लाइफ से, पढ़ाई ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। अब कोई कहेगा कि मेरा मैथ्स वीक है, कोई बात नहीं है, रिलेट करके देखो, रिलेट करके देखो, लाइफ को जोड़ कर देखो मैथ्स से, लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। अगर मैं इस पर, सॉरी, हेल्प, मैंने अभी तक आपको क्या कहा? मैथमेटिकल प्रूफ मैंने अभी तक आपको दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब अगर मैं आपको ये कहूं, इतना लंबा चौड़ा बात करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात, एप्लीकेशन, यूज ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स।
यूज ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप सभी को ये इसका यूज पता है, बस आपको इस चीज को लिखना आना चाहिए। आप सभी को इस चीज के बारे में पता है। मैंने क्या बोला, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स जब भी होगा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। आपके घर में आप कितनी सारी चीजों को एक्सटर्नली रोटेट करा सकते हैं। एक स्टेयरिंग व्हील ले लीजिए। आप अपने पास वेट 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 इसे अच्छा बनाना पड़ेगा फिर से, इसे अच्छा बनाना पड़ेगा फिर से। आप अपने पास एक एक वेट आप अपने पास एक स्टेयरिंग व्हील ले लीजिए। अगर आप अपने पास एक स्टेयरिंग व्हील को ले लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप ये कह सकते, ओह शिट, ये आज यार गाइस मेरा लैपटॉप भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। हाँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये एक स्टेयरिंग व्हील है, इसका ये कनेक्टेड जैसे रहता है। ओहो, छोड़ दीजिए गाइस, ये हम ऐसे सिंपल देखते हैं। ये कनेक्टेड है, स्टेयरिंग व्हील है। लग तो नहीं रहा है बट मान लीजिए कि ये स्टेयरिंग व्हील है। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टीयरिंग व्हील को जब मैं घुमाता हूँ अपने हाथों का यूज करके, मैं इधर घुमाना चाहता हूँ तो क्या मोमेंट ऑफ फोर्स के थ्रू घुमाता हूँ। इससे क्वेश्चन जैसी आती है, क्योंकि एप्लीकेशन आप सबको पता है क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होती हैं। सबसे बड़ा बात तो ये, आप सभी यहाँ क्यों हैं, एग्जाम के व्यू से पढ़, एग्जाम के लिए पढ़ने, आईसीएससी बोर्ड जो आपका होगा उसके लिए पढ़ने। सिंपल सी बात में अगर मैं समझूं कि इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होगी, रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन आता है, वाई डू वी अप्लाई फोर्स, वाई डू वी अप्लाई फोर्स, वाई डू वी अप्लाई फोर्स tangentially, ओहो, tangentially, guys sorry, tangentially on the rim। अब इसका तो कई लोगों को समझ ही में नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन में जितने भी बच्चे फंसेंगे उसमें 70 to 80% फंसेंगे क्वेश्चन के लैंग्वेज पे। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम यहाँ पे फोर्स टेंजेंशियली क्यों लगाते हैं। अच्छा, आपको कितने लोगों को टेंजेंट का मतलब पता है। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जाए, सर्कमफेरेंस को एक्सटर्नली टच करते हुए। अगर मैं बोलूँ ऐसे अंदर की तरफ ऐसे तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है। टच करते हुए बाहरी की तरफ से निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, वेट 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 वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, यस, मैंने जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो मैंने जैसे ही बोला टेंजेंशियली, मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो कि सर्कल पे पास करे, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से पास करे, यहां से मैंने एक टेंजेंट बनाया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम फोर्स हमेशा टेंजेंशियली, जब भी आपने देखा होगा तो हमने हाथ कहाँ रखा है, रिम पे। रिम क्या है, रिम मतलब ये वाला जो जिस पार्ट पे हम हाथ रखते हैं अपने कार में स्टेयरिंग पे, जहां हम हाथ रखते हैं उसे हम रिम कहते हैं। तो इस रिम यानी एक्सटर्नल पार्ट के, इस एक्सटर्नल से पार्ट के यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे हमने क्यों, हमने क्यों यहाँ पे क्यों फोर्स लगाया है एक्सटर्नली, टेंजेंशियली हमने क्यों रिम पे फोर्स क्यों लगाया है। कॉन्सेप्ट से चलिए, कैसा भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा। केवल लैंग्वेज क्रैक करना आना चाहिए। लैंग्वेज आपने क्रैक किया, क्वेश्चन ने क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों हम फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पाइवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, वो मैक्सिमम कहाँ होगा, किसी भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे। पाइवट से मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होगा, जब हम एक्सटर्नली टेंजेंशियल यानी कि एक टेंजेंट पे, यानी कि हम एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तभी वहां हमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही मैंने बोला मैक्सिमम टॉर्क मतलब मैक्सिमम रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि व्हाई डू वी अप्लाई फोर्स टेंजेंशियली ऑन द रिम, आंसर क्या होगा,
आंसर होगा दिस इज, वेट वेट वेट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अगर होपफुली चल जाए तो। वेट वेट वेट, वेट, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। दिस इज सो बिकॉज, दिस इज सो, ओहो इसका ये बहुत ही ज़्यादा कम है, रहने दीजिए, ऐसे नहीं होगा, फॉन्ट बहुत छोटा है। दिस इज सो बिकॉज we get maximum torque produced when we apply force tangentially. Maximum torque produced when we apply force tangentially. When we apply force tangentially. Tangentially. सिंपल सी बात थी। हम फोर्स को क्यों ऐसे करेंगे? क्योंकि वहां मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब हम टेंजेंशियली कभी भी फोर्स को अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। सेम चीज हम देख सकते हैं अपने घर में, जहाँ आटा चक्की, ये देखिए, एक ओवल सा, ओवल तो नहीं रहता है, वेट वेट वेट, ओवल तो नहीं रहता है, एक गोल ही कर लेते हैं। एक इसका ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू, ओहो, इसका ये टॉप व्यू है, एक आटे चक्की का ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब आपको ऊपर से कैसे दिखेगा? अगर आप इसे ऊपर से देखना चाहें तो क्या आपको इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर नजर आएगा? ये इसका, ये अंदर की तरफ ऐसे एक लंबा सा पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप घुमाइएगा। तो जब आटा चक्की घूमता है, तो कभी आपने नोटिस किया है कि असल में घूमता, वेट वेट वेट, बहुत ही खराब हो गया, वी शुड लीव इट। जब भी आटा चक्की घूमता है तो आप कभी अभी आप लोगों ने ये नोटिस किया कि उसमें घूमता क्या है? एक्चुअली जो बाहर का जो रिम का पार्ट होता है, ये वाला जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये मान के चलिए एक आटा चक्की है, और ये उसके बीच का अगर ये हम घुमाएंगे, ये वाला पार्ट अगर घुमाएंगे, तो घूमता क्या है? घूमता ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता ये है। इसका मतलब यहाँ भी सेम लॉजिक। Why do we apply force at the maximum distance? This is so because if we apply force on the maximum distance, from the maximum distance, then the torque produced will be maximum, then the rotational motion produced will be maximum, and it would be easier. ये किसी भी तरीके का फोर्स हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमें काम करना आसान हो। काम आसान हो गई। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत फेमस ये निकल के आता है कि जैसे एक ये रेंच है, दो रेंच हम ले लेते हैं। ओहो, ऑटोमेटिक शेप्स का यही प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट पे। एक हम रेंच ये ले लेते हैं, और एक रेंच हम ये ले लेते हैं। एक रेंच, ओहो, वेट 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 वेट, एक रेंच हम ये ले लेते हैं। इसमें से किस में टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा? क्वेश्चन। टॉर्क ज्यादा किस में? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। हम लगाएंगे तो यहाँ इसका पाइवट, तो जब यहाँ पे एक नेल डालेंगे तो एक पाइवट तो ये होगा, इसमें भी पाइवट तो ये होगा। तो इसके और ये जो है जहां हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स अब इस डायरेक्शन में, चूंकि रेंच आपने घुमाया है तो देखा होगा, फोर्स ऐसे नहीं अप्लाई करते हैं आप, फोर्स ऐसे नहीं तो ऐसे अप्लाई करते हैं। तो यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी हमारी कभी भी, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसमें ज्यादा है, या फिर हमारे या फिर हमारे इस वाले पार्ट में ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवट कहाँ ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। सिंपल सी बात, टॉर्क ज्यादा इसमें होगा। मतलब टॉर्क ज्यादा किस में होगा? तो बी, फिगर बी में होगा। अगर ये फिगर ए है और अगर फिगर बी ये है, तो टॉर्क ज्यादा कहाँ होगा? फिगर बी में ज्यादा टॉर्क होगा। यानी इजी कौन होगा घुमाना? ये वाला ज्यादा आसान होगा। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है? क्वेश्चन ये आता है कि why do we use why do we use why do we use long range? Why do we use long range या फिर रेंज विद अ लॉन्ग हैंडल? आंसर क्या हो जाएगा? सो
टू प्रोड्यूस सो प्रोड्यूस maximum torque by increasing by increasing the perpendicular distance. आपने एक चीज नोटिस किया है, जब भी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है तो मैंने पूरा लिखा है, क्यों? ताकि हम आपको भी याद हो जाए ये चीज। अगर आपने लिख दिया सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पाइवट, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं हर बार लिखता हूँ बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवट। अब हम जल्दी से क्विक समरी कर लेते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई भी दिक्कत? अगर नहीं तो हम वापस बैक से एक क्विक समरी कर लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 था। लास्ट क्लास में हमने जाना था टॉर्क क्या होता है। सॉरी, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट क्लास का है। टॉर्क क्या होता है, इफेक्ट टॉर्क का क्या होता है, तो टॉर्क का इफेक्ट होता है टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का इफेक्ट क्या होता है, तो टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का इफेक्ट क्या होता है, तो टर्निंग इफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवट। टॉर्क क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होगा, तो हमने टॉर्क का यूनिट निकालना सीखा। टॉर्क का यूनिट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि टॉर्क का जो यूनिट होगा वो किसका यूनिट होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस का यूनिट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर इन एसआई सिस्टम। तो एसआई यूनिट में मेरा टॉर्क का यूनिट क्या हो गया, एसआई सिस्टम में मेरा टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अब इसी को हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना सीखा। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, डिस्टेंस का सेंटीमीटर। हमने कन्वर्ट किया इसको वन डाइन, वन न्यूटन मीटर को हमने कन्वर्ट किया, जो कि वन टॉर्क था उसे कन्वर्ट किया डाइन इंटू सेंटीमीटर में। हम ये बात जानते थे कि वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। जैसे ही हमको ये पता था 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 और 100 सेंटीमीटर, यहां से हमने सारे चीजों को कंबाइन करके टॉर्क का वैल्यू क्या निकाला, 10 पावर 7 9 सेंटीमीटर। यानी कि 1 न्यूटन मीटर, अगर टॉर्क का वैल्यू 1 न्यूटन मीटर था पिछले केस में, तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 7 9 सेंटीमीटर। डन हो गया। ये आपको न्यूमेरिकल्स में आसान होगा करने में, मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। फिर हमने जाना कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा कॉज है, ये क्या करेगा, ये क्या है कि इंटरनल प्रॉपर्टी या एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। तो हमने जाना कि एक्सटर्नली अप्लाई होता है। क्यों होता है ये भी हमने सीखा। मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स, देयरफॉर इट्स एन एक्सटर्नल कॉज। क्योंकि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी एक्सटर्नल होगा। जैसे ही हमने जाना कि मोमेंट ऑफ फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, तो हम ये भी जान सकते थे कि एक्सटर्नली अगर हम किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम चेंज भी तो कर सकते हैं। तो हमने सीखा कैसे चेंज कर सकते हैं। हम ये जानते थे कि टॉर्क एक वेक्टर है, तो या तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें या तो हम उसका डायरेक्शन चेंज करें। दोनों में से किसी भी एक चीज को चेंज करेंगे तो टॉर्क चेंज हो जाएगा। हमने मैग्नीट्यूड को चेंज करके यहाँ केस बना के देखा, तो यहाँ पे हमने F1 की वैल्यू रखी कुछ भी, F2 की वैल्यू रखी 2F1। ये हमारा फोर्स जो है, ये 2F1 ये बड़ा कर दीजिए। यहाँ से हमने जब कंपेयर किया तो वैल्यू आ गई F1/F2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से ये मैंने ये बातें समझाई है, इसलिए मैं अभी थोड़ी जल्दी में क्विक समरी दे रहा हूँ ताकि आपको माइंड में एक बार फ्रेश हो जाए। यहाँ से F1/F2 की वैल्यू आ गई 1/2, सॉरी T1/T2 की वैल्यू आ गई 1/2। यानी कि हमने जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज किया तो मेरा टॉर्क बदला, T2 यानी टॉर्क बदला। केस 2 में हमने देखा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करके, अगर लाइन ऑफ ये पाइवट को चेंज करके, अगर हमने पाइवट को चेंज किया, अगेन वही केस बना, F1/F2 की वैल्यू 1/2 आ गई। यानी कि जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज्यादा टॉर्क। यहां से ये बातें हमको सीखने को मिली। फिर हमने जाना कि स्केलर में जो प्लस और माइनस का साइन होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और वेक्टर में जो प्लस एंड माइनस होता है उसका डायरेक्शन बताता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। ये मैं एक बार और बता देता हूँ, डायरेक्शन मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमने सीखा कि टॉर्क को बदलें कैसे। टॉर्क को बदलने का मैंने अब
एक बुक के अकॉर्डिंग एक आंसर फ्रेम किया मैंने, जो चीज़ें मैंने ऊपर प्रूफ की मैथमेटिकली, उस चीज़ों को मैंने यहाँ लिखा। कैसे? तो बाई चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इससे होगा क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगी, लाइन ऑफ फोर्स एक्शन बदल जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बदलेगा। दूसरा तरीका, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ही मैं फोर्स का डायरेक्शन बदलूंगा, एक वेक्टर है तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स पूरा बदल जाएगा। एक और आप यहां लिख सकते हैं, बाई चेंजिंग पॉइंट ऑफ पाइवट। ये भी चीज को मैंने आपको दिखाया है ऊपर प्रूफ करके, आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। इन सभी चीजों का मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूफ दिया। फिर हमने सीखा एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब कि केसेस कि कब कब हम इसे यूज करते हैं। फिर हमने बताया कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो सकता है। वाई डू वी अप्लाई फोर्स टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑन अ व्हील, ये क्वेश्चन आता है। अगर ये एक स्टेयरिंग है, अगर ये कि वेट 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 अगर ये कार की, अगर ये हो, वेट गाइस वेट, अगर ये कार का एक स्टेयरिंग है, ओहो, अगर ये कार का स्टेयरिंग है तो हमने ये जाना, अरे यार आज मेरा लैपटॉप भी प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो हमने ये जाना कि जब हम फोर्स टैंजेंट पे लगाते हैं, टैंजेंट मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जब हम वहां पे एक टैंजेंट लगाते हैं या वहां जब हम फोर्स लगाते हैं, या अगर यहाँ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर वहां फोर्स लगाते हैं तो पाइवट के और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यही चीज को हमने लिखा, दिस इज सो बिकॉज वी गेट मैक्सिमम टॉर्क व्हेन वी अप्लाई फोर्स टेंजेंशियली। इन्हीं बातों को हमने बस फ्रेम करके लिख दिया। फिर हमने एक आटा चक्की का टॉप व्यू लिया, एक आटा चक्की का टॉप व्यू लिया, उस पर भी यही बात थी, हम फोर्स को दूर क्यों लगाते हैं, तो सेम केस, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स क्यों दूर लगाते हैं, तो प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, रिंच। रिंच में बड़े हैंडल के रिंच को क्यों प्रेफर किया जाता है? इसीलिए क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज करके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवट के बीच। इतनी बातें हमने आज की क्लास में सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कपल सीखेंगे, ये वो कपल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कपल सीखेंगे, और कपल के बाद हम मोमेंट ऑफ कपल सीखेंगे। सेम चीज़ है, कोई बहुत चेंजेस नहीं है। आपको अगर मन करे तो आप एक बार सलीना से पढ़ कर आ सकते हैं, नहीं तो मैं तो पूरा बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप अपने व्यूज़ रखिएगा, आपको कैसा लगा लेक्चर और आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, और अपने व्यूज़ को रखिएगा और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा आगे करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।